तो जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो उसमें 3 टीमों को मैंने पॉइंट आउट किया था कि ये टीमें फाइनल में पहुंचेंगी। उनमें भारत की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। टेक्निकली ज़ाहिर है जब आप एक पिच पर खेल रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है गेंद किस पिच पर आएगी, कितनी रफ्तार से आएगी, कितना स्पिन होगी। अगर आपकी पिचें बदलती हों तो फिर मुश्किल होता है कि ये बॉलर किस तरह की गेंद करेगा। कि अगर कोहली ने चल गया फिर तो इंडिया जीत गया है। अगर कोहली ना चला ना तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है बहुत ज्यादा। रविंद्रा इज़ द डेंजर मैन। और इसलिए कि रविंद्रा का भी जो खेलने का स्टाइल अगर आप देखें कि वो बॉलर को उसके स्ट्रेचर के मुताबिक जो है हैंडल करता है। ये जाके सेपरेट बैठ जाते हैं, ठीक है ना, और देखते रहते हैं कि बस वो तस्वीर हाथ में पकड़ के जी अल्लाह ही कुछ करेगा, बंदे ने तो कुछ नहीं करना। तो एक बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया है जिसमें हमारे एक स्टार बैट्समैन सऊद शकील साहब ड्रेसिंग रूम में सोते रह गए हैं और टाइम आउट की वजह से आउट करार हुए हैं। या तो फिर वो टीम से निकाले जाने की वजह से सऊद शकील ने परफॉर्मेंस करने के बावजूद निकाल दिया गया उसको। लग रहा वो नींद के अंदर टाइम ट्रेवल करके जो है ना किसी और ग्राउंड में मैच खेल रहा था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मोहम्मद अशर असगर क्रिकेट जंक्शन के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। और हमारे साथ आज एक बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, लेजेंडरी कमेंटेटर, लेजेंडरी ब्रॉडकास्टर सर हसन जलील साहब। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अपने दूसरे गेस्ट का भी एक बार फिर तारुफ करा दूं। उनकी नज़र में क्रिकेट लवर, हमारी नज़र में क्रिकेट एक्सपर्ट, उमर जॉन साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, उमर साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? अल्लाह का करम, अल्लाह हसन का साहब करम। को वेलकम करते हैं माशाल्लाह जी, हमारा बड़ा बहुत साथ शुक्रिया। रहा है। उमर जान के साथ तो बड़ा काम किया है और हाँ, बड़ी जो यादें हैं। मैं कहता हूँ क्या हम बिल्कुल। लोगों ने क्रिकेट का जो चैंपियन ट्रॉफी के टाइम पे हम लोगों ने, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में जो लाइव देखा जाता था बैठ के, जी हाँ, वर्ल्ड कप बिल्कुल। भी कवर किया है, बड़ा आईसीसी इवेंट कवर किए हैं और लाइव कवर किए हैं। अफगानिस्तान तक के लोग लाइव कॉल्स किया करते थे हमें, बिल्कुल, इतना बिल्कुल। ज़्यादा वो फेमस था। माशाल्लाह, वैसे भी हसन साहब सर एक लेजेंड नाम है। और हमें तो आज भी याद है जब हमें से ही क्रिकेट का जुनून होता था वो यंग एज में, तो जो आवाज क्रिकेट की नुमाइंदगी करती थी वो माशाल्लाह हसन साहब की हुआ करती थी। तो हुँ, बस थोड़ा सा साइड पर हो गए, आज हमने कहा किसी बहाने से इनको घेर घार के लाया जाए और थोड़ी सी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, के नहीं, फाइनल ज़रूर, के ज़रूर। हवाले से कुछ बहुत आपकी राय और कुछ सुना जाए। तो जी, सर थोड़ा सा टॉपिक की तरफ आते हैं। क्या ज़रूर। आप चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के हवाले से फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ एक वर्ड, कुछ एक जुमला आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नजर आ रहा है, क्या बेनिफिट्स हैं, किस टीम के चांसेस ज्यादा रोशन नजर आ रहे हैं? आपकी माहिराना राय क्या कहती है? मैं चूँकि मुख्तलिफ चैनल्स पर कभी-कभी तबसरे किया करता हूँ, तो जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ तो उसमें 3 टीमों को मैंने पॉइंट आउट किया था कि ये टीमें फाइनल में पहुँचेंगी। उनमें भारत की टीम थी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया की टीम अनफॉर्चुनेटली मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी फास्ट बॉलिंग जो थी वो वीक थी। और ज़ाहिर है कि फास्ट बॉलिंग वीक होने का असर जो है वो उनकी बैटिंग पर भी पड़ा और वो बाहर हो गए। लेकिन न्यूजीलैंड और भारत ये दोनों टीमें ऐसी थीं जो मेरा ख़्याल है अपनी पूरी क़ुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ और पूरी स्ट्रेंथ के साथ मैदान में उतरी और बहुत अच्छा उनका कॉम्बिनेशन था, कॉम्बिनेशन क्लिक भी हुआ और नतीजा आपके सामने है। सही। तो सर क्या नजर आ रहा है फाइनल में नफसियाती बर्तरी किस टीम को हासिल होगी? देखिए, भारत को कुछ एडवांटेज हैं जिस पर पूरी दुनिया में शोर भी हो रहा है और वो ये है कि भारत ने चूँकि पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया था, तो दुबई वहाँ पर उनको दिया गया और दुबई में वो मुसलसल मौजूद हैं, उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ा। एक ही जगह है जो जिससे वो अब पूरी तरह आशना हो चुके हैं। उनको पता है कि पिच किस तरह खेलती है, मौसम कैसा होता है, शाम के वक़्त सूरत हाल क्या होती है, गेंद कितनी सीम करती है, कितनी स्विंग करती है, ड्यू का उन्हें मालूम है और इस पर तमाम टीमों ने एहतिजाज भी किया। तो भारत को थोड़ी-सी एज हासिल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि न्यूज़ीलैंड की टीम जो है, उसमें जो डिटर्मिनेशन मुझे नज़र आई बड़े अरसे के बाद, मेरा ख़्याल है कि वो फ़ाइट करेगी और मुमकिन है कि वो भारत को सरप्राइज़ करने में कामयाब हो जाए। अच्छा, ये मेरा सवाल आप दोनों से ही है। उमर जी। भाई आप भी इस पे राय दीजिएगा। और सर आप भी, मैट हेनरी की इंजरी की रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो अभी तक के टॉप विकेट टेकर भी हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के। तो क्या मैट हेनरी के जख्मी होने से न्यूजीलैंड को कोई नुकसान होगा और नफसियाती तौर पे भी
उनकी परफॉर्मेंस पे कोई असर पड़ेगा? जी उमर। जी, मैं तो इस बारे में नहीं, मैं तो एज़ अ फैन यहाँ पे बैठा हुआ, ये तो एक्सपर्ट राय तो आप ही दे सकते हैं। मैं तो जो है एक जनरल जो ऑडियंस की तरह बात करते हैं, मैं तो इंडिया उसके ऊपर देख रहा हूँ कि इस टाइम जो मसला बना हुआ है कि पाकिस्तान अगले साल जब जाएगा वर्ल्ड कप के लिए, तो वहाँ पे फिर दोबारा से ये रफड़ हो जाना है जी कि पाकिस्तान या इंडिया ट्रैवल करेगा या पाकिस्तान जो है श्रीलंका में अपने मैचेस खेलेगा, क्या होगा? ठीक है ना? लेकिन ये जो एक्सपर्ट राय है, इस बारे में आप पहले बताएँ, फिर आगे चलते हैं। मैट हेनरी का अभी तक होल्ड किया गया है, कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया कि किस हद तक वो फिट हैं। सिर्फ एक छोटी सी खबर मैंने पढ़ी थी, वो ये था कि मैट हेनरी जो खासी हद तक रिकवर हो चुके हैं और मुमकिन है कि वो फाइनल के लिए सेहतयाब हो जाएं। लेकिन अगर मैट हेनरी ना हुए तो डेफिनेटली बॉलिंग खासी मुतासर होगी, क्योंकि मैट हेनरी की बॉलिंग की सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि वो नई गेंद बहुत अच्छी इस्तेमाल करते हैं और पुरानी गेंद को फिर वो रिवर्स स्विंग बहुत अच्छा करते हैं, तो उनका बड़ा एडवांटेज है। बहरहाल लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड और उम्मीद करनी चाहिए कि मैट हेनरी पूरी तरह फिट होंगे और इस मैच में खेलेंगे। चलें, दैट्स नाइस। क्रिस गेल का सबसे ज्यादा रन्स का रिकॉर्ड तोड़ने से भी कह रहे हैं कि कोहली साहब सिर्फ 45 रन पीछे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, तो ये भी है। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो स्पिनर्स का मुकाबला है दोनों टीमों के, उसके बारे में सर आपकी क्या राय है? कौन स्पिनर ज्यादा यूजफुल साबित होगा और दोनों टीमों को स्पिनर्स पे इन्हिसार करना चाहिए? देखिए, इस टूर्नामेंट में स्पिनर्स ने जो किरदार अदा किया वो आपके सामने है। तमाम ही मैचेस जो हैं, ज़्यादातर मैचेस जो हैं वो स्पिनर्स की वजह से जीते गए और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की शिकस्त की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि हमारी टीम, खैर वैसे वो तो एक सेपरेट बहस है, वो भी किसी वक्त करेंगे, कि पाकिस्तान की टीम बैलेंस नहीं थी और उसमें स्पिन डिपार्टमेंट को बिल्कुल नज़रअंदाज किया गया। तो भारत की बज़ाहिर भारत की जो स्पिन बॉलिंग है वो ज़्यादा मजबूत है, उनके पास वैरायटी भी है। जडेजा इंतहाई सीनियर बॉलर हैं, उसके बाद कुलदीप आजकल बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं और वरुण वरुण चक्रवर्ती जो उनके लेग ब्रेक बॉलर हैं, उन्होंने तो कमाल कर दिया। जिस अंदाज से मेरा ख्याल है जितनी वैरायटी के साथ उन्होंने बॉलिंग की है, बड़े अरसे के बाद मैंने किसी स्पिन बॉलर को, लेग स्पिनर को इतनी अच्छी बॉलिंग करते हुए देखा है। तो डेफिनेटली उनको बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन ये है कि न्यूजीलैंड स्पिन बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, उन्होंने दिखाया भी आपको खेल के, और मेरा ख्याल है कि बड़ा डिपेंड करेगा अगर तो न्यूजीलैंड की टीम एक अच्छा आगाज़ करने में कामयाब हो गई और उनके ओपनर्स क्लिक कर गए, उसके बाद जो विलियमसन बड़ी अच्छी फॉर्म में है, आपको पता है कोहली और विलियमसन का मुकाबला है, इस तरह टू ग्रेट्स जो हैं वो एक दूसरे के आमने सामने होंगे। तो मेरा ख्याल है बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा और न्यूजीलैंड, पता नहीं क्यों मेरी छठी हिस्स ये कहती है कि न्यूजीलैंड के लिए मौका है क्या कि ये कहते हैं कि फाइनल जीत ले। न्यूजीलैंड के पास आईसीसी का वैसे कोई ट्रॉफी है नहीं अभी तक उनके पास कोई। जी हाँ, तो बिल्कुल। ये ख्याल है ये हर बंदे के यही इस टाइम कह रहा है, फैन भी इस टाइम यही थोड़ा सा उनमें तजस्सुस है कि और यार इंडिया चलो फॉर द फेवरेट तो सेक है ऑफ लेकिन क्रिकेट, बिल्कुल हाँ। फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट भी मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड को जीतना चाहिए। लेकिन न्यूजीलैंड की पता नहीं क्या बदकिस्मती होती है कि हर टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करते करते एंड पे उनकी जो फिनिशिंग है वो बड़ी नाकाम साबित होती है। आखिरी एक दो मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल आउट हो जाती है और इस वो चीज को टूर्नामेंट देखे से ना, बाहर। अभी इंडिया ने कभी कल ही क्वेश्चन हो रहा था वहां पे हारना मना में कि इंडिया ने न्यूजीलैंड को आईसीसी के नॉकआउट इवेंट में कितने दिनों के बाद हराया है। तो उस पे 5,400 5,000 और 40 डेज के बाद इंडिया जो है ना जीता है ऑस्ट्रेलिया से, ऑलमोस्ट 11 ईयर्स के बाद जो है ना इंडिया ने वो किया। तो वो भी कहते हैं अनहोनी टाइप की थी। इसी तरह यहाँ भी कुछ हो सकता है ऐसा करिश्मा हो गया। न्यूजीलैंड जो है ना, जो उसने पहले गलतियां की हैं, मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के पास एक एज है अभी कि उसी ग्राउंड पे इंडिया के साथ वो खेल चुका है। और अब की बार जो है ना वो उन गलतियों को जो है ना, वो लाज़मी बात है कि इंसान एक जगह ठोकर खाता है, दोबारा कोशिश करता है कि वो ना हो। तो ये इंडिया के लिए डिसएडवांटेज है मेरे ख्याल से, और उनके लिए एडवांटेज है न्यूजीलैंड के लिए। और एक अभी न्यूजीलैंड ने इंडिया को टेस्ट सीरीज में भी शिकस्त दी है, तो वो भी शायद थोड़ा सा कोई न्यूजीलैंड को एज होगा उस चीज का, क्योंकि तकरीबन मोस्टली टीम प्लेयर्स जो हैं वो उसी टेस्ट टीम का हिस्सा थे जो इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी में उनकी टीम खेल रही है। अच्छा, काफी इस कुछ। टूर्नामेंट में एक बड़ी हाँ, दिलचस्प बात ये हुई है जो मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगा देखने वालों की दिलचस्पी के लिए। आप ये देखिए, पहले टॉस को बड़ी अहमियत दी जाती थी कि जी जो टॉस जीतेगा उसको ये एडवांटेज होगा, विकेट स्लो हो जाएगी, फला हो जाएगा।
इस मर्तबा वो एडवांटेज नहीं है। आप देखिए जो इन्होंने बाद में बैटिंग की वो भी जीते हैं, जिन्होंने पहले बैटिंग की वो भी जीते हैं। तो लिहाजा वो एडवांटेज या डिसएडवांटेज तो नहीं है कि टॉस कौन जीतेगा। और दोनों टीमें टक्कर की टीमें हैं और न्यूजीलैंड की टीम जो है उनकी कैलकुलेशन ज़ाहिर है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। उनका एक बयान भी मैंने पढ़ा था, विलियमसन ने कहा कि हम बेहतर तैयारी के साथ भारत के खिलाफ उतरेंगे। तो मैं मेरा ये ख्याल है कह बड़ा रहा हूँ इसके दिलचस्प अंदर है। इस टाइम जो इशू छिड़ा हुआ है कि इंडिया को एडवांटेज है, मैं समझ रहा हूँ उनको डिसएडवांटेज है कि उन्होंने अपने सारे हरबे मैच शो करके दिखा दिए हैं, जितना वो खेल चुके हैं। न्यूजीलैंड के लिए वो एक ऐसा है कि उन्होंने देखा है हर मैच इंडिया का, और अब वो जो तैयारी वहां पे करके आएंगे उनको वो फाइनल उनका होगा कि उन्होंने देख चुके हैं, वो उसी ग्राउंड में खेल रहे हैं। ठीक है, तो न्यूजीलैंड भी खेल चुका है वहां पे ऑलरेडी। ये हाँ एडवांटेज नहीं, तो नहीं है मेरे ख्याल से, इंडिया के लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है आखिरी पॉइंट पे कि उन्होंने सारे अपने शो छिक्के जो है ना वहां पे चला चुके हैं वो। उमर ने मतलब अच्छी बात की, इसलिए कि टेक्निकली ज़ाहिर है जब आप एक पिच पर खेल रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है गेंद किस पिच पर आएगी, कितनी रफ्तार से आएगी, कितना स्पिन होगी। अगर आपकी पिचें बदलती हों तो फिर मुश्किल होता है कि ये बॉलर किस तरह की गेंद करेगा। तो डेफिनेटली कि न्यूजीलैंड अपने तजुर्बे को सामने लाते हुए इस एडवांटेज से जो उनको मिल रहा है उससे वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। सही है। तो वैसे सर मतलब अगर आपसे पेशन गोई के तौर पे पूछा जाए तो हु इज द विनर आपकी राय में कौन क्यों मुझे आप बाद में झाड़ फिरवाएंगे लोगों से? है? सर एक फिर भी जाहिर एक्सपर्ट राय तो होती है ना, ऑब्वियसली गेम तो बाय चांस है, एक बॉल पे कोई पूरा पूरा गेम चेंज हो सकता होता है, तो एक फिर भी एक राय जनरल एज एक्सपर्ट आपकी क्या है? देखिए मैं 55% देता हूँ न्यूजीलैंड को और 45% देता हूँ भारत को। दैट्स नाइस सर, ये बड़ा आपने टेक्निकल जवाब दिया है और आपने अपनी फेस सेविंग भी की है इसमें। जी उमर भाई आपका क्या कहना है परसेंटेज के हिसाब से, आपके क्या पॉइंट्स नहीं, निकलते मैं हैं? परसेंटेज के हिसाब से नहीं, मैं अपना तुक्का लगाऊंगा। मेरा तुक्का ये है कि अगर कोहली ने चल गया फिर तो इंडिया जीत गया है। अगर कोहली ना चला ना तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल हो सकती है बहुत ज्यादा। हाँ लेकिन इंडिया के सर शुभान गिल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उनका तो कोई भी एक आदमी अगर लेकिन मैं खतरनाक बता रहा तरीके हूँ से चल नॉकआउट जाए। मैचेस के अंदर जो है ना, जहाँ पे कोहली ने परफॉर्म किया है इंडिया वहां वहां जीता है। ठीक है ना, लीव ना साइड मैचेस के अंदर कोर्स हिसाब किताब है। ठीक है ना, तो आप ये देखो जो चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल था उसके अंदर आमिर ने पहले 3 उड़ा दिए थे, उसके बाद ही हम लोग जो है ना वन साइडेड मैच जीत गए थे। तो इनके जो टॉप ऑर्डर है ना वही इनको जो है ना बूस्ट देता है, सपोर्ट देता है। अगर वो हो जाए तो इंडिया सही बात। उखलाने में टाइम नहीं लगता उनकी टीम का भी। कोई ऐसा नहीं वहां पे अभी को सही हमने सही। देखा शाहकार के ऊपर के बैट्समैन अगर वो आउट हुए हैं तो इंडिया जो है ना रिकवर कर पाया इतना इजी। मेरी जनरल राय हो सकती है ना भी हो ऐसा, ठीक है, लेकिन अच्छा जो मैं मेरे ये कहता हूँ कोहली का बड़ा किरदार होगा इसके अंदर। सही डेफिनेटली। सही। और अच्छा इसलिए मैंने कि कोहली में सबसे बड़ी खूबी है, जाहिर है वो इतने मकाम पर पहुंचे हैं तो किसी वजह से पहुंचे हैं। कोहली की बड़ी खूबी यह है कि वो गेम के साथ साथ अपने आप को मोल्ड करता है। आप हम्म, ये देखिए जहाँ तेज खेलने की जरूरत होगी वो तेज खेलेगा, जहाँ रुकने की जरूरत होगी वो रुकेगा। हर बॉलर के खिलाफ उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होती है। और हम्म, फिर ये कि वो ऐसा प्लेयर है जो अगर एक दफ़ा खेल पर छा जाए तो फिर इसको हटाना बड़ा मुश्किल काम है। तो कोहली इज़ द की, हालांकि बाकी बैट्समैन भी उनके बहुत अच्छे हैं और अगर आप देखिए कि उनकी नीचे तक बैटिंग जाती है। यानी आप ये देखिए कि उन्होंने जो कुलदीप यादव, जो अक्षर पटेल बल्कि मैं नाम भूल गया था, हम्म, उनका बड़ा अच्छा स्पिनर भी है, ऑलराउंडर भी है, उसको वो ऊपर खिला रहे हैं जडेजा से, ताकि बैटिंग स्ट्रेंथ जो है उनकी डाउन द लाइन रहे। और 9वें नंबर तक उनके पास बड़े अच्छे बैट्समैन हैं। तो लेकिन कोहली इज़ द की, इसलिए कि अगर आप कोहली को जल्दी आउट कर लेते हैं तो जो नफसियाती धचका इंडिया हम्म। को लगेगा उससे संभलना इंडिया के लिए इतना आसान नहीं होगा। वैसे ऑस्ट्रेलिया के कहते रहे ना, मैं कमेंट्री जरा वो जो हिंदी कमेंट्री सुनने का मुझे बड़ा शौक आता है, वो सारा ट्रेवर हेड के ऊपर सारे लगे हुए थे कि बस वो उसको इतना बड़ा उन्होंने हवा बना दिया था कि पूरी ऑस्ट्रेलिया की टीम एक साइड पे, वो ट्रेविस हेड जो है ना उस एक साइड पे था। ऐसे ही इंडिया की जो है ना बात करते हैं तो कोहली कोहली, क्योंकि उसने जिताए हैं मैचेस। आप उसके मुकाबले में आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेयर है इंडिया का जिसने मैच कैरी किया और इंडिया को जिताया हो? आप नहीं, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा कि इंडिया की तरफ से मेरा ख्याल है जितने इंक्लूडिंग सचिन तेंदुलकर, हम्म, विराट खास तौर पे कोहली ना। ने हालिया दौर में खास तौर से जब उनको कहा जा रहा था कि जी अब वो फेड आउट हो रहे हैं, उनके खेल में वो जान नहीं रही, तो ही हम्म, केम बैक और उन्होंने देखिए जितनी भी इनिंग्स खेली हैं क्रूशल मोमेंट्स पे खेली,
जितनी भी इनिंग्स खेली उन्होंने हम्म, बड़े प्लानिंग के साथ खेली बिल्कुल और वो बिल्कुल। अपनी टीम को जिताने में कामयाब हुए। और दुबई के अंदर पहले भी जो उसको हारिस को छक्का मारा था कोहली ने, मतलब वो हम लोग मैच जीता हुआ हमारे हाथ से लेके गया वो मैच अच्छा, कोहली। मैंने वैसे एक चीज नोट की है, उमर भाई थोड़ी देर बाद ना बहाने से हमारे जख्मों पे नमक छिड़क देते हैं। कभी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी, कभी हारिस, कोई ना कोई जिक्र ये घेर घार के सर लाना चाह रहे हैं आपको नहीं नहीं, पाकिस्तान के ऊपर। हम पहले राउंड में बाहर हो चुके हैं, पाकिस्तानी टीम तो हमारे पास क्या है इस वक्त के, ठीक है सर ना। वही तो कह रहा हूँ, हमारे पास तो जख्म और नमक ही रह इसका गया है। मतलब है कि मैं अब इसके ओवर साथ पर नजर रखने की जरूरत है। नहीं, मैं बेसिकली अब मैंने ये छोड़ दिया है कि अब पाकिस्तानी क्रिकेट ही मुझे एंजॉय करूं, मैं क्रिकेट को एंजॉय करता हूं अब। दैट्स असल वो में ये ग्रेट। इंडिया होना की होना हो, यही वो चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की हो, अफगानिस्तान की हो, ठीक है ना, जो भी अच्छा क्रिकेट हो रही है अब उसको एंजॉय करें, तो वही बिल्कुल मैं कर रहा हूँ। होना यही चाहिए। बिल्कुल क्योंकि यू आर इतना राइट। ये हार्ड हो चुके हैं पाकिस्तानी इस टाइम जो क्रिकेट हो रही है उसके ऊपर तो हम रिलाई नहीं कर सकते, तो मेरे तो क्रिकेट देखना छोड़ दो। मैंने इससे पहले जो 1999 के बाद मैंने क्रिकेट छोड़ दी थी, जब हम फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हारे थे ना, उसके बाद से मुझे बिल्कुल मुझे नहीं याद के बीच में मैंने कोई 10 साल क्रिकेट देखी भी हो प्रॉपर। फिर 2009 में 8-9 में जब ये 2020 आया है, वो तब मैं बैक किया है, तो वो हाँ जरा नहीं, मुझे बहुत याद। लोग 1999 के वर्ल्ड कप के बाद बहुत लोग पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से मायूस होके क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार की है। अच्छा, हाँ, एक और सर बड़ा हुँ, की प्लेयर है जिसको हमने डिस्कस नहीं किया, रविंद्रा, जो इस वक्त टॉप स्कोरर है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। तो आप क्या समझते हैं, फाइनल में उसकी भी कोई इंपॉर्टेंस है? 226 स्कोर के साथ इस वक्त वो सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है चैंपियंस ट्रॉफी का, और उससे ऊपर सिर्फ 227 के साथ इंग्लैंड का एक खिलाड़ी है, और जो कोहली है आई थिंक 217 के साथ फोर्थ फिफ्थ नंबर पे है इस वक्त टॉप स्कोरर्स में। रविंद्रा इज द डेंजर मैन, और इसलिए कि रविंद्रा का भी जो खेलने का स्टाइल अगर आप देखें कि वो बॉलर को उसके स्ट्रेचर के मुताबिक जो है हैंडल करता है, और हालांकि बहुत यंग है लेकिन बड़े अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर वो सामने आया है, बड़ी अच्छी फॉर्म में भी है। और अगर न्यूजीलैंड के जो टॉप ऑर्डर हैं वो स्कोर करने में कामयाब हो जाते हैं, और मैं समझता हूं कि अगर पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 300 बनाने में कामयाब हो जाती है, तो मेरे ख्याल है सेकेंड इनिंग में जो है वो भारत को खासी प्रॉब्लम होगी, और मैं तो कहता रविंद्र हूँ उसमें 280 तक का भी स्पिन में वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। 280 भी मैं कहता हूँ वो तो अपना यहाँ क्या नाम है सरदार जी अपने, वो जो कमेंट्री कर रहे होते हैं वो तो कहते हैं 260-65 से ऊपर बना नहीं है यहाँ पे मैक्सिमम स्कोर, यही बताते हैं ना सिद्धू जी कि मैक्सिमम स्कोर गुरु यहाँ पे तो 275 जो है ना वो चेज नहीं हुआ। तो इंडिया ने पिछली बार ही किया है, अदरवाइज तो 275 भी जो है ना उनके लिए बहुत बड़ा रेड लाइट बन जाता है। एवरेज स्कोर वहाँ का यही है। हाँ यही रहा है। हाँ तो हाँ, आप 300 अगर वो 260 करके से लेकर न्यूजीलैंड 300 करके हो तो प्रेशर ही इतना है कि वो कहाँ वो बेल कर पाएंगे। और ये दोनों साइड न्यूजीलैंड की इस टाइम जो बॉलिंग और बैटिंग वो इक्वली मतलब, और फील्डिंग जो है ना उनकी 30-25 स्कोर तो खाली वो बजा लेते हैं वहाँ फील्डिंग से, कि डेफिनेटली। इंसान रन लेने की कोशिश भी करता है तो वो नहीं ले पाता क्योंकि फील्डिंग इतनी स्ट्रांग है। सही। अच्छा सर, एक और सवाल, सेमीफाइनल ये फाइनल से हटके अलग, क्योंकि थोड़ा सा वो हमारे जख्मों पे नमक तो छिड़का गया है, तो थोड़ा सा उस टॉपिक की तरफ भी है। आपकी माशाल्लाह बड़ी गहरी नज़र है क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तानी क्रिकेट को भी आप देख रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट मजमूई तौर पर इस वक्त बहुत शदीद किस्म की तबाही का शिकार है। तो आप क्या समझते हैं कि बेसिकली ये पहली कील किसने इस ताबूत में ठोकी थी, या कब से ये एक्चुअल जवाल का स्टार्ट हुआ है, जो पाकिस्तानी टीम एक बहुत बॉलिंग में भी बैटिंग में भी हमारे पास लेजेंड्स भी थे। मतलब इस वक्त मैं एक चीज देख रहा था, ये विक्रांत गुप्ता साहब ने बल्कि अपने किसी स्टेटमेंट में कहा कि मैं पाकिस्तान आया हूं तो मुझे सबसे बड़ी जो चीज नजर आई है कि पाकिस्तान ने कोई भी अपने बोर्ड प्लेयर्स नहीं बनाए। मैं पाकिस्तान में फिर रहा हूं तो मुझे आज भी शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, उन्हीं की तस्वीरें नजर आ रही हैं। हमारे पास नया स्टार उस कैटेगरी का कोई भी नहीं है, जैसे वसीम अकरम, वकार यूनुस, इमरान खान, जावेद मियांदाद एक बड़े लेवल के स्टार्स थे। तो क्या वजह है, ये बेसिकली जवाल कहाँ से स्टार्ट हुआ है, कहाँ से गलती हुई है इनसे क्रिकेट के स्ट्रक्चर में? क्या T20 गलती साबित हुआ, PSL हुआ, या माजी की कोई गलतियां? आपकी क्या राय है, कहाँ से तबाही का आगाज हुआ? देखिए, वैसे तो पाकिस्तान की जो इनकंसिस्टेंसी की कहानी है वो बड़ी पुरानी है। मुझे याद है कि जब मैं पढ़ता था उस ज़माने में भी पाकिस्तान की मसलन ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान ने किया 72-73 में, पाकिस्तान के सारे सुपरस्टार्स शामिल थे। पाकिस्तान को टारगेट मिला 252 रन का, और ख्याल था कि और उससे पहले पाकिस्तान की टीम 574 रन बना चुकी थी पहली इनिंग्स में। सब कह रहे थे अरे ये तो बड़े आराम से जीत जाएंगे, पाकिस्तान की टीम 200 पे आउट हो गई।
इसी तरह एक मरतबा उसी टूर में पाकिस्तान को 300 कुछ का टारगेट मिला, पाकिस्तान की टीम 152 पे आउट हो गई। तो ये कहानी तो चली आ रही है। 1999 का वर्ल्ड कप 2000 फाइनल के है, वो बाद, भी इसी तरह है ना, 133 पे ऑल आउट हो गए थे जी हाँ बिल्कुल। फाइनल। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि 2000 के बाद सही मानों में पाकिस्तान क्रिकेट पे जवाल आना शुरू हुआ, और उसके बाद सिवाय एक दो पैचेस के पाकिस्तान की टीम आमतौर पर बहुत बुरे हालात में रही। सिर्फ एक मैं समझता हूँ कि अगर कप्तानी में देखा जाए तो मिसबाह उल हक का दौर एक ऐसा था शुरू का कि जब उन्होंने बड़ी कामयाबियां हासिल की, हाँ, लेकिन टेस्ट में भी नंबर 1 अनफॉर्चुनेटली पे हम लोग, और उसके बाद सरफराज आया जी हाँ, वनडे में भी नंबर 1 आया, हम फिर टी20 में आखिर तीनों में फॉर्मेट में चूंकि नंबर 1 रहे हैं। जी हाँ, आखिर में वही सियासतें शुरू हो गई, तो वो भी आखिर में आप ये देखिए कि 11 में से 7 टेस्ट मैचेस वो हार गए, तो सारा उनका जो मतलब ये एवरेज था वो खराब हो गया। उसकी चंद वजूहत हैं बेसिक। देखिए मैं ये समझता हूँ कि एक तो हमारे मुल्क में वैसे लोग कहते हैं ना कि जो मुल्क के हालात हो उसका असर लोगों पर भी पड़ता है। तो मुल्क में जो अफरा तफरी डिसहरे है वो क्रिकेट पर भी नज़र आता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि क्रिकेट में एक तो ये है कि हमने फ्यूचर के लिए प्लानिंग कोई नहीं की। हम इस बात पे बड़ा बहुत बैंक करते हैं कि जी बड़ा टैलेंट है हमारे पास। मैं हमेशा एक मिसाल देता हूँ कि हीरा जब तक तराशा ना जाए तो वो हीरा नहीं बनता। हीरे को क्यों काटते हैं? देखिए हीरा तो हीरा ही होता है, लेकिन तराश खराश के बाद उसमें चमक आती है, उसके एंगल्स पैदा होते हैं। वो आँखों को मतलब ये कि आप उसे देख नहीं सकते हीरे को अगर उसकी सही चमक हो। हमारे यहाँ प्लेयर्स को तलाश कर लिया जाता है, उन्हें चांस दिया जाता है। अगर उसकी किस्मत अच्छी है, वो स्कोर कर जाए तो टीम में आ जाता है, अगर स्कोर ना करे तो उसको बाहर कर देते हैं और भूल जाते हैं। बात ये है कि अब क्रिकेट बहुत बदल गई है। 2000 के बाद क्रिकेट हैज़ बिकम एन इंडस्ट्री, हाई टेक गेम। उसमें एक-एक ओवर की प्लानिंग होती है। आप देखिए वीडियो एनालिस्ट पहले नहीं होता था, 2000 के बाद वीडियो एनालिस्ट होता है। और वो एक-एक एक्शन को देखता है कि जी आपके पैरों की मूवमेंट क्या है, आप किस गेंद को कैसा खेल रहे हैं। उसके बाद वो प्लेयर्स को कहता है कि जी तुमने देखो इस बॉलर के सामने ये खेलता है, आपने बैटिंग में ये करना है। हमारे यहाँ जो लड़के अनफॉर्चुनेटली आते हैं, वो पूरी तवज्जो नहीं देते इस पे। वो सुपरस्टार बन जाते हैं, कॉलर खड़े कर लेते हैं और बस हाय हू पे कि बस आपको देखा हाथ हिला दिया हाय। और ना उनकी मैं तो क्योंकि बड़ा करीब रहा हूँ ज़ाहिर है तकरीबन 350 के करीब मैंने मैचेस किए हैं। आप नेट प्रैक्टिस अगर अपनी आप देखें, तो आपको लगेगा कि स्कूल के बच्चे नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरी टीमों की नेट प्रैक्टिस ऐसे होती है जैसे आप मैच खेल रहे हैं। टेक्नीक पे हम तवज्जो नहीं देते, हम टेम्परामेंट पे तवज्जो नहीं देते, खिलाड़ियों को मेंटली ग्रूम नहीं करते। देखिए एक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत बड़ी चीज़ है, कि आप अंडर प्रेशर कैसे परफ़ॉर्म कर रहे हैं। हमारे यहाँ उस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। दरमियान में एक मर्तबा साइको एनालिस्ट को एक रखा गया। मुझे याद है मैं उस डॉक्टर को जानता हूँ। उस डॉक्टर से मेरी बात हुई तो उसने कहा, "अरे हसन भाई, मैंने कुछ दिन के बाद कहा जी मुझे छोड़ दें, मुझे निकाल दें।" तो सबने पूछा क्यों? मैंने कहा जी मैं 11 बजे जाके बैठ जाता हूँ। जो प्लेयर होता है वो अव्वल तो आता ही नहीं है, और अगर आता भी है तो आधा घंटा मुश्किल से सुनता है मेरी बात, गौर से वो भी नहीं सुनता, इधर-उधर की बातों में लगा रहता है। उसके बाद कहता है जी बड़ा टाइम हो गया, मैंने जाना है, बस अब खत्म करें। ये तो हमारा आलम है। मैं आपको बताऊँ विराट कोहली की लोग बात कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे कुछ लोगों को जानता हूँ जो विराट कोहली के करीब हैं। वो ये कहते हैं कि विराट कोहली अपनी प्रैक्टिस के अलावा और अपनी फ़िटनेस के अलावा जो अपना टाइम है वो वीडियो एनालिसिस पे जो है वो खर्च करता है। वो बैठ के देखता है कि इस वक़्त जो जहाँ हम टूर पे हम जा रहे हैं, कौन-कौन से बॉलर हमारे सामने होंगे, उनको कैसे खेलना चाहिए, उनकी टेक्नीक क्या है, वो कहाँ पर गेंद करते हैं, रफ्तार में किस तरह तब्दीलियाँ करते हैं वो। उसके बाद वो अपनी फ़िटनेस पे इतनी तवज्जो देता है कि तकरीबन 7 साल हो गए हैं, उसने उबली हुई चीज़ों के अलावा कोई चीज़ नहीं खाई। अभी कल अनुष्का शर्मा की वो इंटरव्यू देख रहा था, उसके अंदर बता रही थी पिछले 10 साल से मेरे ख्याल से उसने बटर चिकन नहीं खाया। जी हाँ, उसको बिल्कुल। बटर का चीज़ 10 साल हो गए बता रहे। मेरे ख्याल से वो मोटिवेशनल स्पीकर भी है इंडिया टीम का, क्योंकि जो ग्राउंड में होता है ना, उसका जो एनर्जी लेवल है और बाकी टीम का एनर्जी लेवल एक अलग ही डिफरेंस होता है। वो बिल्कुल सही कितना बात। मोटिवेट ऐसा करता है कि ज़रा सा कैच ले ले या कोई और भी कैच लेता है तो सबसे ज़्यादा जज़्बा उसकी दिखाया जाता है कि सर, उसकी क्या रिएक्शन पाकिस्तान होगी। की क्रिकेट टीम में तो हमारे कप्तान में भी वो एनर्जी, वो जज़्बा नहीं नज़र आ रहा होता। नहीं, पिछले 2-3 जो भी कप्तान गुज़रे। अच्छा, जी हाँ। ये अपना हसन साहब आप ये चीज़ बताएँ ना कि ये जो इस्लाम को और ये इन्होंने इसमें डाल दिया है, ठीक है ना? वो मैं पिछली बार भी बात कर रहे थे कि रिज़वान वहाँ बाहर बैठा हुआ होता है, जब एक 11 लोगों की टीम है,
कैप्टन साहब आउट हो गए हैं या कैप्टन ने अभी आना है, तो वो सीन अलग बैठा हुआ होता है उसको, जबकि वो टीम के साथ अगर बैठ के प्लानिंग करता रहे, प्लेयर्स को जो जाना है अगले प्लेयर को उसको बताए, या जो ग्राउंड में कोई मैसेज भेजे, उस तरह का कोई ना बाबर में था ना ही रिजवान में है। ये जाके सेपरेट बैठ जाते हैं, ठीक है ना, और देखते रहते हैं कि बस वो तस्वीर हाथ में पकड़ के जी अल्लाह ही कुछ करेगा, बंदे ने तो कुछ नहीं करना। कोई मैसेज होता है ना भेजते हैं, जैसे फुटबॉल में होता है कि वो ग्राउंड में उनका जो मैनेजर होता है वो बिल्कुल लाइन पे खड़ा हुआ होता है, बता रहा होता है हर प्लेयर को ऐसा करो ऐसा करो। हमारे इसके अंदर एक खत्म ही हो गया इस चीज के बारे में। देखिए बेसिक बात ये है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि चंद चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए, चेयरमैन साहब को करना चाहिए, और वो ज़ाहिर है जब आप ऊपर से चीज़ें आएंगी तो फिर नीचे तक जाएंगी। बात सबसे पहली चीज़ है डिसिप्लिन, कि आप खिलाड़ियों को एक डिसिप्लिन का पाबंद बनाएं, उन्हें आप एक कोड ऑफ कंडक्ट दें जो मौजूद है लेकिन उसे कोई फॉलो नहीं करता। आप उन्हें क्लियर टर्म्स में बताएं कि जनाब देखिए, आप परफॉर्मेंस बेस पे हैं, आप कितने ही बड़े सुपरस्टार हों, अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो टीम में आपकी जगह नहीं है। ये क्लियर कट बता दिया जाए। कप्तान जो हो, प्लेयर्स को बता दिया जाए कि देखें ये आपका कप्तान है, ये आपका लीडर है, अगर आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, अगर आप इसको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे तो आप ड्रॉप कर दिए जाएंगे। बात यह है कि यहाँ एक दूसरे से खौफजदा रहते हैं प्लेयर्स। एक एक कप्तान बनता है तो बाकी प्लेयर्स, जो एक ग्रुप होता है 3-4 का, जो कप्तानी के उम्मीदवार होते हैं, वो इकट्ठे हो जाते हैं। वो कहते हैं किस तरह इसको हम लेट डाउन करें। प्लेयर इसलिए मशवरा नहीं करता, वो कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये हम पर हावी हो जाए, इन नजरों में ना आ जाए। देखिए ये किसी टीम में नहीं है, मैंने तमाम टीमों को देखा है, इतने आपस में मिले जुले, इतने एक दूसरे के हमदर्द, एक दूसरे का हाल पूछते हुए टिप्स दे रहे होते हैं कि भाई तुम ये सही गेंद नहीं कर रहे, इसको इस तरह करो। हमारे यहाँ आप देखिए, कोई बॉलर दूसरे बॉलर को नहीं बताएगा, कोई बैट्समैन दूसरे बैट्समैन को नहीं बताएगा। कप्तान में वो जो एक होना चाहिए कप्तान का कि आप लीडर हैं, तो आपकी तो ओवरवेलमिंग पर्सनैलिटी होनी चाहिए, आप हर चीज़ में आप शरीक हों, प्लेयर से मशवरा करें। आपने एक चीज़ और देखी होगी, ऑब्जर्व की होगी, कि अब वो जो टीम मीटिंग हुआ करती थी ना, कि आप सीनियर प्लेयर्स के साथ मशवरा किया करते थे एट क्रूशियल टाइम, क्रंच टाइम, वो नहीं है। अब जो कप्तान है वो अपने तौर पे मशवरा करता है, अपने तौर पे चेंजेस करता है, किसी से कोई वो बात नहीं करता। इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। बेंच स्ट्रेंथ बनाने की ज़रूरत है। आपके पास एक पूल होना चाहिए जिसमें कम से कम 35 खिलाड़ी हों। उन खिलाड़ियों को आप रोटेट करें, उन्हें मौके दें। ये नहीं कि आप उन्हें राइड कराएं, कि जॉय राइड, कि भाई आप उन्हें न्यूजीलैंड ले गए, वो बैठे रहे, उसके बाद वापस आ गए। आप उनको मौका दें और उसके बाद उनको ग्रूम करें, उनकी टेक्निक दुरुस्त करें, उनको आप उनकी साइको एनालिसिस करवाएं, उनको आप मोटिवेशनल स्पीकर के पास बैठाएं, उनको पाबंद बनाएं। उसके बाद प्रैक्टिस में आप संजीदा हों। फिटनेस आपकी, मैं समझता हूँ तमाम खिलाड़ियों की फिटनेस अगर आप मुझसे रेटिंग दें, आपकी खिलाड़ियों की 60% से रेटिंग ज़्यादा नहीं है। तमाम खिलाड़ियों को फिट होने की ज़रूरत है, सुपर फिट। आप देखिए आपके खिलाड़ी डाइव लगाते हुए या तो लेट हो जाते हैं या डाइव लगाते ही नहीं है। उसकी वजह क्या है? उन्हें खौफ होता है कि हम अनफिट ना हो जाएं। और जब आप सुपर फिट होंगे, अब आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी देखें, इंडिया के खिलाड़ी देखें, विराट कोहली को ही देख लें, हम उसकी बात करते आए हैं कि 35 साल की उम्र में उससे ज़्यादा एजाइल मेरा ख्याल है कि 26 साल का खिलाड़ी नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे, हम यहाँ बैठ के इसका मरसिया पढ़ते रहेंगे, क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे, नतीजा कुछ बराबर नहीं होगा। एक सीरीज़ हार जाएँगे, कुछ दिन बातचीत होगी, फिर भूल जाएँगे। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए सख्त आदमी हो, वो सख्त इक़दामात करे, वो बिल्कुल कोई पॉलिसी का, किसी प्लेयर का, किसी सुपरस्टार का ख़्याल ना करे। वो कहे भाई ये डेकोरम है, ये प्रोटोकॉल है, ये कोड ऑफ कंडक्ट है, आप इसको फ़ॉलो करते हैं तो आप हैं, नहीं तो आप नहीं हैं। सर, पिछले कोई अपने होश में 15-20 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड के जितने भी सरबराहान आ रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी, कोई भी क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है एक्सेप्ट रमीज राजा साहब जो थोड़े से टेन्योर के लिए रहे। तो क्या आप समझते हैं कि सारी वजूहात के पीछे एक वजह ये भी है कि वो इतने काबिल नहीं है कि जो बातें आपने बताई हैं वो इन बातों को समझते हो और इम्प्लीमेंट करें? देखिए क्रिकेट में मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि क्रिकेटर ही क्रिकेट बोर्ड का सरबराह होना चाहिए। बात ये है कि ये एक पैकेज होना चाहिए, क्योंकि देखिए आप क्रिकेट बोर्ड के लिए आपको जो सरबराह हो उसे बड़े काम करने पड़ते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसे पीआर का माहिर होना चाहिए, उसको मार्केटिंग का पता होना चाहिए कि मार्केटिंग कहाँ कहाँ हो सकती है, कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ हम बार्गेन कर सकते हैं। उसको खिलाड़ियों का मालूम होना चाहिए, क्रिकेट की बेसिक्स का पता होना चाहिए। वो खुद एक बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होना चाहिए। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्रिकेट ही जानता हो।
क्रिकेट वो समझ भी सकता है, सीख भी सकता है, लेकिन ये है कि उसके लिए आपके पास विल पावर होनी चाहिए और आपको ये डर होना चाहिए कि जी देखें, अगर मैंने स्टेप्स लिए तो खिलाड़ी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। भाई हो जाए, आप कहेंगे जी आप खिलाड़ी अगर मेरे खिलाफ है, मैं छोड़ रहा हूँ, लीजिए ये रिजाइन पड़ा हुआ है। तो लेकिन जब वो सारा तक कुछ तो आप उस सूरत बोल्ड में नहीं होगा ना, होंगे, जो मेरिट पे होगा ना, वो तो उस सूरत में ही सारी चीजें इम्प्लीमेंट होंगी कि बिल्कुल अगर मेरिट पे चीज हो। पाकिस्तान में मेरिट पे काम हुआ तो गवर्नमेंट के पास इसकी पावर, बोर्ड किसके पास है? मेरे पाकिस्तान वजीर आजम के पास है ना उसका इख्तियार, वही नहीं अपॉइंट करता है। नहीं, लेकिन देखो उसमें उमर बात ये है कि वजीर आजम के पास इख्तियार तो है, लेकिन वजीर आजम के पास इख्तियार है सिर्फ अपॉइंटमेंट का, चेयरमैन। तो लेकिन वो उसके मेरिट बाद पे वजीर कहाँ आजम करते की हैं? कोई, मतलब वजीर आजम जो है वो मेरिट पे अगर करे किसी इंसान को जो काबिल हो, जैसे जैसे आपने खूबियां बताई कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स हों जिसमें। नहीं लेकिन देखिए देखिए ना, अब आप, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, मसला हमारे यहाँ बड़े मल्टीपल मसाइल हैं, जो लोग करीब हैं, मतलब मैं इसको जानता हूँ। आप किसी प्लेयर को बना दें, आप पिछले 50 जो प्लेयर है ना, जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, वो उसके पीछे हम्म, पड़ जाएंगे, उसके मीन में के निकालेंगे, उसकी बुराइयां गिनाएंगे। हफीज राजा के पीछे पड़े रहे हैं बहुत अरसा मैं हो। वही मैं कह रहा, आपके लिए बड़े मसले हैं, तो उसके लिए जरूरी ये है कि जो बंदा सरबराह जो भी बनाएगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग होना चाहिए, उसमें ये विल पावर हो कि मुझे एक चैलेंज दिया गया है और मैंने इसको पूरा करना है। देखिए ऐसा भी जो कोई अच्छी इदारा चीज, होना चाहिए ना, ऐसा कोई इदारा होना चाहिए पीछे के जो इस तरह के जो बोर्ड का नेक्स्ट सरबराह के लिए को पीछे, तो पहले उसके लिए वहां पे एक सिस्टम होना चाहिए जिससे वो हो के सरबराह बने। जैसे आप फौज में देखते हैं ना, एक जनरल होता है तो उसके पीछे वो दूसरा आता है, तीसरा आता है, तो वो सारे एक सिस्टम से होके आते हैं। हमारे यहाँ पे तो तुक्का लगने के ऊपर है, क्योंकि आज इस तरह ये बने हुए हैं इस टाइम। क्या नाम है इनका जो चेयरमैन है इस बोर्ड के? मोहसिन मोहसिन नकवी नकवी साहब। साहब। अब मौजूद है। इसका कोई क्रिकेट का बैकग्राउंड तो कोई नहीं है पहले ना, जैसे और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव इदारों में बैकग्राउंड होता भी है। सर, अभी रिसेंटली जो आपने कजाफी स्टेडियम वाला देखा है कि उसकी छतें टपक पड़ी हैं और पूरा इंतजामात थे, पानी की निकासी नहीं, का कोई वो तो मैं इंतजाम नहीं था। मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटिव वही टास्क मैं है ना कह रहा ये हूँ ना भी। कि जैसे देखिए कहते हैं ना, दो तीन लेवल, ऑस्ट्रेलिया जैसे का जो एम्बेसडर भी होता है, सरबराह, किसी जगह बनता है तो पहले डिप्टी एम्बेसडर होता है, तो उसको अपॉइंट होकर फिर एम्बेसडर बनता है, जैसे यूएस में भी यहाँ पे चलता है। तो ऐसे इसी तरह सिस्टम होना चाहिए कि जो बोर्ड का सरबराह बने तो वो पहले निचली पोजीशनों से होकर आए। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मेरे ख्याल से। नहीं देखिए उमर, दुनिया भर में इस वक्त 4 सरबराह ऐसे हैं क्रिकेट बोर्ड के जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन वो बहुत कामयाब हैं, ठीक है, और क्रिकेट बोर्ड को बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि ग्रास रूट लेवल से इतनी सियासत है हर चीज़ में, और हमारे जहन भी इतने पोल्यूट हो चुके हैं। देखिए हम्म, उसमें हम सबको मजमूई तौर पे लेंगे, किसी एक को पॉइंट आउट करना ठीक नहीं है। हमें हम्म, एक तो हमारी कौम में जो सबसे बड़ी खराबी एक चीज़ पैदा हो गई है कि हम एनालाइज नहीं करते किसी चीज़ को। हमें अगर एक शख्स बुरा लगता है तो दुनिया भर की बुराइयां उसमें हैं, हमें एक शख्स अच्छा लगता है तो हम कहते हैं ये तो फरिश्ता है। दुनिया भर में ये होता है कि आप बैठ के, अच्छाई, हर शख्स में अच्छाइयाँ भी होती हैं, बुराइयाँ भी होती हैं। एक आदमी का अच्छा पॉइंट भी होता है, एक आदमी का बुरा पॉइंट भी होता है। हम बुरे पॉइंट को नज़रअंदाज कर देते हैं, अच्छाइयों में लग जाते हैं। जब उसका बुरा वक्त आता है तो हम उसको दुनिया भर की तमाम खराबी उसमें जो है वो पैदा कर देते हैं। तो सबको एक रवैया अपना बैलेंस करना होगा, सबको मुल्क के लिए सोचना होगा। असल चीज़ ये है कि अगर हम ये सोच लें कि हमने ये काम अपनी ज़ात के लिए नहीं करना, ये मुल्क के लिए करना है, हमने ये काम अच्छे तरीके से करना है, हम्म, इसमें अगर मेरी कुर्सी जाती भी है तो जाने दें। ये इसके लिए ज़रूरी है कि सबको मिल के, उसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, हमारी राय भी बड़ी काउंट करती है। हम भी अपने आप को थोड़ा-सा इस चीज़ से आज़ाद करें कि जी वो फलाँ गलत है, बस ये गलत ही है, फलाँ अच्छा है, वो अच्छा ही है। कोई फरिश्ता नहीं होता। आप उसमें फरिश्ते का नाम फरिश्ता इसीलिए रखा गया है कि उसमें कोई बुराई अल्लाह ताला ने नहीं बनाई। इंसान में बुराइयाँ भी हैं, अच्छाइयाँ भी हैं। बिल्कुल। लेकिन अच्छाइयों को तलाश करने की ज़रूरत है, उन्हें उभारने की ज़रूरत है। बुराइयों को दबाने की और क्रश करने की ज़रूरत है। ये फ़र्क है सिर्फ़। दैट्स नाइस। सर माशाल्लाह बहुत अच्छी डिस्कशन आपके साथ रही, आपका कीमती वक्त भी लिया, प्रोग्राम का वक्त हमारे पास थोड़ा रह गया। एक बड़ा आखिरी सवाल मैं करना जी, चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग एक वाकया हुआ है और आप दोनों की राय में उस पर लेना चाहूँगा। बट सबसे ज़रूर। पहले आपसे, शायद आपकी नॉलेज में होगा, अभी ये प्रेसिडेंट ट्रॉफी हो रही है पाकिस्तान में, एक डोमेस्टिक का टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें कल या परसों एक बड़ा दिलचस्प वाकया पेश आया है, जिसमें हमारे एक स्टार बैट्समैन सऊद शकील साहब ड्रेसिंग रूम में सोते रह गए हैं और टाइम आउट की वजह से आउट करार हुए हैं। तो ये गालिबन स्टेट बैंक और पाकिस्तान टेलीविजन का मैच हो रहा था। तो ये आप क्या समझते हैं, मतलब एक प्लेयर ड्रेसिंग रूम में मैच के दौरान सो रहा है और उसकी बारी आई और वो सोता रह गया और टाइम आउट से वो बोल्ड हो गया, आउट हो गया है।
अब ये देखिए क्या रवैया है? ये जो रवैया है ना, ये एक खास है हमारे कैजुअल एटीट्यूड का, हमारे जो प्रोफेशनल न होने का। बात ये है कि आप अगर प्लेयर हैं तो आपका फ़र्ज़ क्या है कि आप बैठ के ये वॉच करें कि जो बैट्समैन खेल रहा है वो क्या गलतियाँ कर रहा है, बॉलर किस तरह की बॉलिंग कर रहा है, फील्ड किस तरह सेट की गई है, मेरी टीम की डिमांड क्या है, जब मैं जाऊँगा तो कितनी विकेटें गिर चुकी होंगी, मैंने जाके क्या रोल अदा करना है। तो हम उसके बरक्स अगर आप सो रहे हैं या गप्पे लगा रहे हैं या खाना खा रहे हैं या चाय पी रहे हैं। मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ, इसमें एक बड़ी मज़े की बात। उमर कुरैशी साहब जब मैं कमेंट्री में आया, उमर कुरैशी मेरे आइडियल थे और मैं मैट्रिक के ज़माने में मैं उनकी बड़ी कामयाब कॉपी किया करता था इंग्लिश में। और उस ज़माने में नया-नया आया था टीवी टेप रिकॉर्डर। तो हम उसमें रिकॉर्डिंग करते थे, लड़कों को मैं जमा कर लिया करता था मोहल्ले के, कहता था कि जब चौका या छक्का लगे तो तुमने शोर मचाना है। तो वो उमर कुरैशी साहब जी के साथ जब मैं कमेंट्री कर जो पहली दफ़ा हुआ मैंने उन्हें देखा, तो ज़ाहिर है मैं तो उनके आगे-पीछे। तो कुरैशी साहब ने अच्छा, वो किसी कुरैशी साहब की एक आदत थी, बड़े प्रोफेशनल आदमी, आधे घंटे पहले आ जाते थे। आके वो प्रोड्यूसर के पास कहते थे, भई क्या है वो जो है ना क्या टाइमलाइन है, आपने जो क्यू शीट बनाई है वो क्या है? तो वो कहता था, सर आप बताइए कैसे? उन्होंने कहते भई यू आर द बॉस, आप प्रोड्यूसर हैं, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगा, मुझे बताइए मैंने कब कमेंट्री करनी है। तो उन्होंने मुझे एक टिप दी, जब वो थोड़ा-सा मैं 2-3 दिन उनके साथ कमेंट्री की, तो मुझे कहने लगे, भई आपका मुझे रवैया बड़ा पसंद आया, आप भी पहले आ जाते हैं, आप ये जो फ़िज़ूल बातें नहीं करते, आप संजीदा रहते हैं। एक और चीज़ और अपनी गिरह से बाँध लें अगर आपने अच्छा कमेंटेटर बनना है। मैंने कहा वो क्या? कहने लगे कि आपकी जैसे कमेंट्री का चंक जब आपका ख़त्म हो तो आप बाहर ना जाएँ। आप खड़े रहें, आप मैच को देखें, ताकि कल जब आपकी बारी आए तो आपको ये पता हो कि यार अगर कैच हुआ तो कैसे हुआ? अगर आउट हुआ तो कैसे हुआ? अगर फील्डिंग लैप्सेस हुए तो कैसे हुए? तो आपको मैच में पूरा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है। यही खिलाड़ी को होना चाहिए। तो ये बड़ी बाहर की अफ़सोसनाक बात बात हो है कि रही है शगुन कि फ़कीर बाहर है क्यों बैठे हुए हैं बड़ा ये अच्छा टीम। खिलाड़ी है, वेरी टैलेंटेड, और मेरा ख़्याल है अगर उसका रवैया ये है तो बड़ी अफ़सोसनाक बात है। सर मैं इसी के ऊपर मैं अपनी राय दे देता हूँ ना कि ज़रूर। इसी दाऊद शकील की जो बात हुई है मेरे ख्याल से वो जो बाहर बैठे हुए हैं वो जो आपका कैप्टन की भी मैंने इससे पहले बात की है ना कि वो उसको भी सेपरेट बैठने की आदत है कि वो तस्वीर लेके बैठ जाते हैं इंस्टेड कि वो पूरे 11 के 11 प्लेयर्स इकट्ठे बैठ के कोई प्लानिंग करें या बताएं। जैसे वो हार्दिक पांड्या के बारे में हम बात करते हैं कि जब वो आता है तो वो उसके माइंड में पहले वो एक चीज प्लान हुई भी होती है कि मैंने इस टाइम जाके ये मेरा किरदार है और वो मुझे करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ हो रहा है या तो फिर वो टीम से निकाले जाने की वजह से वो शकील ने परफॉर्मेंस करने के बावजूद निकाल दिया गया उसको। लग रहा है वो नींद के अंदर टाइम ट्रैवल करके जो है ना किसी और ग्राउंड में मैच खेल रहा था कि वो वहाँ पे या वो टाइम आउट हो क्या गया कहते उसका। हैं, गम गलत कर रहे होंगे सो के, हाँ, वो नहीं, थोड़ा नहीं, नीरदास देखिए मूड में होंगे। वो बात सो ये के है किसी कि मल्टीवर्स में पहुंचा हुआ ये होगा वो कहीं और। ड्रेसिंग रूम का जो डेकोरम है उसकी भी खिलाफ वर्जी है, क्रिकेट के उसके उसूलों की भी खिलाफ वर्जी है। और मैं समझता हूँ उन्हें सख्त वार्निंग देनी चाहिए, खिलाड़ी कोई भी हो, सख्त वार्निंग देनी चाहिए कि आइंदा ये चीज़ ना हो, और अगर हो तो आप बड़े आराम से उसको ड्रॉप कर दें, चाहे वो कितना ही बड़ा खिलाड़ी क्यों ना हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दैट्स नाइस। ले सर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत ज़्यादा हमने कीमती वक्त लिया और नहीं, बहुत बहुत मज़ेदार शुक्रिया मुख्तार। डिस्कशन रही, और मेरा दिल कर रहा है कि हम इस डिस्कशन को कंटिन्यू करें, लेकिन ज़ाहिर है नहीं, वक्त की इंशाल्लाह किल्लत है। आपको तो दोबारा से डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल आपको ज़हमत देंगे, और थैंक ये यू वेरी सेशंस मच, अब बड़ा मज़ा आया, और उमर के साथ काम करते हुए मुझे हमेशा बड़ा मज़ा इंशाल्लाह आता है। आपने चक्कर भी लगाना है हमारी ये मेरे ड्यू है फेवरेट मीटिंग। टेक्निकल आदमी हैं, और सर आपसे सर आपसे मीटिंग ड्यू मिलकर है। मुझे खुशी हुई। और ये सर इन्होंने जब मैं 10 साल पहले इनको मैं मिला था तो इन्होंने मिलते सार मुझे कह दिया था पहली बार में कि यार ये बंदा डिफरेंट है। तो हमारे 11 साल हो गए, 11 साल पहले में लगा नहीं, हमें असल यहाँ। में मुझे क्रिएटिव आदमी बहुत पसंद है। उमर काम सब करते हैं, लेकिन अगर जिसमें क्रिएटिविटी हो, जिसकी थिंकिंग अच्छी हो, और वो उस पे के बारीक-बारीक नुकात पे तवज्जो देता हो, उसको मैं एप्रिशिएट करता हूँ, और ये इन्होंने मुझे उनमें शामिल है। इंट्रोड्यूस करवाया मार्केट में जिस जगह पहले क्लाइंट के पास लेके गया आज वो मेरा पार्टनर भी हैं। असद माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ा है तो हाँ, इनकी बड़ी माशाल्लाह। मोहब्बत है मेरे साथ इसलिए मैं इनको देखो कॉल की और फौरन आके बैठ गए ये भी इनका प्यार है। नहीं नहीं, बहुत अल्लाह मोहब्बत पाक है आपस सर। में थैंक यू वेरी मच, नहीं, आप इन्होंने दोनों के मुझे कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ हम फिर इकट्ठे होंगे। कल का मैच देखते हैं और उसके बाद मौका देख के एक और सेशन इंशाल्लाह करते हैं। इंशाल्लाह थैंक ठीक यू है। वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया। थैंक ओके, यू। अल्लाह हाफ़िज़।